अच्छा, इधर ही ना एक फाइल बनाते हैं, images.html। यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगी। अब बाकी सारा प्रोसेस हमारा वही रहेगा जैसे हम उस दिन बना रहे थे ना, HTML हेड और टाइटल। फिलहाल इसकी शॉर्ट फॉर्म्स भी होती हैं, हम वो उन पर भी नहीं जाएंगे। आप लोगों ने मतलब इसको खुद से ही टाइप करके करना है। सही है, ताकि प्रैक्टिस भी होती जाए। आवाज़ सही आ रही है ना, क्लियर? अच्छा, अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर्स हम लगाते कैसे हैं। एक आपके पास पिक्चर आती है जिसमें आप लोग बैकग्राउंड इमेज लगाते हो। ठीक है, वो हमारे पास CSS के थ्रू लगती है। यहाँ पे मैं आगे लिख भी देता हूँ, CSS के थ्रू। और सेकंड हमारे पास इमेज आती है जो आप टैग के थ्रू लगाते हो, और वो हम HTML का टैग यूज़ करते हैं। इन दोनों तरीकों से हम पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोनों का अपना अपना पर्पज़ है। हम ये वाला टैग भी यूज़ कर रहे होते हैं किसी किसी जगह पे, और ऊपर बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उनका पर्पज़ क्या है कि मैं पहले आपको ये टैग वाला समझा देता हूँ HTML के ज़रिए, फिर हम CSS पे जाते हैं। ठीक है, अब टैग मैंने आपको कल भी बताया था कि पैराग्राफ वाला टैग भी होता है, H1 का भी होता है, और div वाला एक हमने टैग किया था। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक इमेज का टैग आ जाता है, IMG। सिर्फ आपने इतना लिखना है, ठीक है, उसी का ही टैग आ जाएगा। अब ये जो होता है ना, ये टैग की सेकंड टाइप है जो कि सेल्फ क्लोज होती है। यहाँ पे जैसे मैंने उस दिन बताया था, एक हमारे पास टैग होता है जिसमें हम उसका नाम लिखते हैं और उसको स्लैश लगा के क्लोज कर देते हैं। ये ओपनिंग और क्लोजिंग दो साइड्स होती हैं। दूसरा एक टैग होता है कि जिस जैसे ये इमेज का टैग है, तो इसकी क्लोजिंग साइड नहीं होती, हम एक ही टैग के अंदर ना स्लैश लास्ट पे लगा देते हैं। तो ये इस तरह का भी टैग यूज होता है। तो इमेज जो है हमारा इस टाइप का टैग आ जाता है। ठीक है, सेल्फ क्लोज इसको कहते हैं। अब यहाँ पे इमेज के अंदर दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। कल भी हमने एक स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड किया था। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स ही होते हैं जो फर्स्ट टैग के अंदर आप इस तरह से लगा रहे होते हैं ना। ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, और अब इसमें SRC का एट्रीब्यूट क्या इधर काम करता है कि आपने इसको इधर लिंक देना होता है, URL, जो कौन सी पिक्चर आपने शो करवानी है। ठीक है, अब पिक्चर हम एक तो ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, हम जैसे हम गूगल क्रोम पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, मैंने इमेजेस सर्च किया। ठीक है, कोई भी पिक्चर्स आ रही है ना ये सारी। ठीक है, हमने यहाँ से एक पिक्चर उठाई, और एक सेकंड, यहाँ से अगर हम राइट क्लिक करते हैं ना तो इधर आती हैं। एक तो हम पिक्चर सेव भी कर सकते हैं, यहाँ ये कॉपी इमेज एड्रेस आता है। हमने पिक्चर का एड्रेस ऑनलाइन ही यहाँ से कॉपी करके इधर इसके दरमियान में इन्वर्टेड कॉमास में पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये लिंक एक तरीका ये होता है कि मैं ऑनलाइन डायरेक्ट लगाऊंगा, वो मुझे वहाँ पे इस फाइल को अब ओपन करना है। हमने वो कैसे करते थे, कॉपी पाथ करके आपने सीधा जाना है नए टैब पे, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब ये पिक्चर भी हमें इस तरह से शो हो रही है, और इसका ये जो साइज़ है ये डिफ़ॉल्ट है। ये किसी का बड़ा भी हो जाता है, छोटा साइज़ भी होता है। तो अपने अकॉर्डिंग ये इमेज खुद से सेट हो जाती है। लेकिन अगर हमें चेंज करना है साइज़, तो मैं इसको उसी तरह जैसे हम कल कर रहे थे, स्टाइल लिख के, ठीक है, उसको मैं विड्थ ऐड करूंगा जितनी भी मुझे चाहिए, 200 पिक्सल्स, इस तरह से। तो मैं विड्थ लगाऊंगा उतनी ही, ये डिव पिक्चर का भी साइज उतना ही हो जाएगा। ठीक है, 200, 700 या जितनी भी आपको चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी साइज हमारा चेंज हो सकता है। और इस पिक्चर के लिए ना ज़्यादातर स्पेसिफिक ये है कि हम सिर्फ विड्थ इसको अप्लाई किया करें, हाइट नहीं देनी चाहिए। ठीक है, हाइट ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। विड्थ में जैसे छोटी करूंगा हाइट भी खुद ही कम हो जाएगी, वरना अगर हाइट विड्थ इसको दोनों दे देंगे ना तो ये स्ट्रेच हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, तो इस तरह से एक तो ये टैग वाला तरीका ये होगा। सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर एक तो मैंने ऑनलाइन लिंक लगाया है, दूसरा ये होता है कि हमारे पास फाइल में इधर पिक्चर आ रही होती है कि सेव पड़ी हो हमारे पास, हमने लैपटॉप से वो पिक्चर लगानी है। ठीक है, तो वो भी हम एक वे यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये वाली पिक्चर है, मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से। ठीक है,
और सेव हम कर देते हैं इसको अपने ही फोल्डर में, जहाँ हम काम कर रहे थे ना। तो उसी फाइल में ही आपने ये पिक्चर्स रखनी होती हैं। इधर मैं इसको एक इजी सा नेम दे देता हूँ, इमेज। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये इधर इमेज डॉट जेपीजी हमारे पास शो हो रही है। अगर हमने ये पिक्चर लगानी हो तो फिर कैसे लगाते हैं? सेम सीक्वेंस यही रहता है सारा, मैंने कॉपी कर दिया है, ठीक है। और लेकिन लिंक की जगह पे ना मैंने अब फाइल वाली पिक्चर लगानी है अपनी। तो इधर अब हम लिखेंगे डॉट स्लैश। ठीक है, डॉट स्लैश लगाने से ये होगा कि वो फाइल की एक्सेस मिल जाती है हमें। इसके साथ जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं सारी आ जाती हैं। ठीक है, अब आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो सी भी लगानी है। तो वो सिर्फ इतना ही हम करते हैं सेव इमेज में ना, तो उसका जो राउट होता है वो हमारे पास लग जाता है। ठीक है, अब ये वो वाली पिक्चर आ गई है जो मैंने सेव करके लगाई है फाइल से। ये दोनों वेज हो गए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि हम बैकग्राउंड से कैसे लगाते हैं। इसमें भी आपने, इसके लिए आपको ना एक डिव बनानी पड़ेगी कि हम बॉक्स बना के फिर उसको पिक्चर पास करते हैं। ठीक है, और ये एज अ बैकग्राउंड काम कर रही होती है, इसके ऊपर भी हम बहुत सारा कंटेंट लगाते हैं बाद में। ठीक है, जैसे कल डिव बना रहे थे ना ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, उसी तरह आज बनाएंगे। इसके अंदर स्टाइल की प्रॉपर्टी ऐड करके आपने उसको पहले विड्थ हाइट दे देनी है। ठीक है, विदाउट विड्थ हाइट ये हमें शो नहीं होगी पिक्चर। वो तो हो जाती थी टैग वाली, लेकिन ये नहीं होगी जब तक आप विड्थ हाइट नहीं दोगे। अब मैंने इसको 500 पिक्सल विड्थ और 500 ही हाइट दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, कल तक हम यूज़ करते थे बैकग्राउंड कलर, जिसमें हमने बहुत सारे कलर मतलब इस तरह अप्लाई करके देखे थे, तो वो इस तरह मुझे कलर शो करवा देता है। ठीक है, अब इसी तरह हम बैकग्राउंड कलर की बजाय इसमें यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, जैसे कलर था वैसे इमेज। और जो काम लिंक का यहाँ पर होता था एसआरसी करता था, ठीक है, कि वो हम सोर्स बताते थे कि उसका लिंक क्या है, वही काम यहाँ पे यूआरएल करता है। यूआरएल आगे उसकी ब्रैकेट्स इस तरह से। ठीक है, और अब वही दोनों तरह से लिंक आप इसमें भी लगा सकते हो, ऑनलाइन लिंक और फाइल वाला लिंक दोनों हम इधर लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ इसका इमेज एड्रेस, और वो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये मेरे साइज के अकॉर्डिंग जितना मैंने ये ब्लू बॉक्स का साइज दिया है उसके अंदर मुझे वो पिक्चर शो करवा देगा। ठीक है, इस पिक्चर में ना साइज इसका इतना ही था ऑलरेडी, मैंने मतलब उतना ही साइज दिया जितनी इस पिक्चर का साइज था। अक्सर होता है कि कोई पिक्चर बहुत बड़े साइज में होती है, जैसे मैं आपको ये वाली पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसमें साइज का भी फर्क आ जाता है। यहाँ पे मैं अगर अब नई पिक्चर लगाऊंगा ना, न्यू वाली, तो क्या करेगा, अब ये मुझे पिक्चर जो है ना हाफ नजर आ रही है। ठीक है, तो वो इस तरह से कवर नहीं होती फिर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के जरिए। अगर हमने कवर करना है तो उसकी मैं एक सेकंड प्रॉपर्टी और ऐड करूंगा। यहाँ पे एक तो इमेज लग गई, दूसरा आपने लिखना है बैकग्राउंड साइज। ठीक है, कि हम इसका साइज कैसे कर सकते हैं। एक होता है कवर और एक कंटेन। अच्छा, अगर हम कवर लगा देते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसकी हाइट और विड्थ दोनों को एडजस्ट करके जितनी पिक्चर एडजस्ट हो सकती है उतनी तो करेगा ही ना, क्योंकि हमें भी आइडिया होना चाहिए कि पिक्चर किस साइज़ की है और मुझे उसका साइज़ कितना देना चाहिए। अब ये रेक्टेंगल टाइप पिक्चर है तो मुझे इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए। ठीक है, फिर जाके वो थोड़ी क्लियर होगी। सही है, तो वो उसने जितना एडजस्ट हो सकता था कवर में उसने उसको कर दिया विड्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर तो मैं लगाता हूँ कंटेन, ठीक है, तो ये क्या करता है कि उसने विड्थ उसकी फुल कर दी है। ठीक है, ये नहीं देखेगा कि वो मतलब उसका बॉक्स का इतना साइज है, पिक्चर पूरी दिखाएगा लेकिन उसको डुप्लीकेट भी करता रहेगा साथ साथ। ठीक है, पिक्चर उसने कवर करनी है उसी बॉक्स के अंदर अंदर, वो सेम उसकी कॉपीज बना देगा, लेकिन पिक्चर हमें पूरी शो हो जाएगी। इसका वैसे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बेसिकली कवर हम यूज़ करते हैं। और पिक्चर के साइज़ भी जब वेबसाइट बिल्ड करते हैं ना, तो वो पिक्चर के साइज़ भी हम उसी साइज़ के ही बनवाते हैं जो हमें चाहिए। जिस तरह से हम क्रिएट करते हैं तो साइज़ भी हम चेंज कर लेते हैं। फिलहाल इसका इतना मसला नहीं है, हम कवर लगा देते हैं और वो एडजस्ट हो जाती है पिक्चर। ठीक है, फिर एक इसी की ही सेकंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, हम ये भी दे सकते हैं कि मैंने
कौन सी साइड शो करवानी है इस पिक्चर की। अभी हमें ये लेफ्ट साइड शो करवा रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको सेंटर लगा देता हूँ तो ये मुझे पिक्चर की जो सेंटर वाला पार्ट है ना वो शो करवाएगा। अगर इस तरह से होता है ना तो हम ये भी कर सकते हैं कि वो जस्ट एक व्यू तो अच्छा आना चाहिए। उसके बाद अगर हम राइट कर देते हैं तो ये मुझे राइट वाला पार्ट शो करवाएगा जो इस साइड पे है, ठीक है। इसी तरह टॉप भी है, बॉटम भी है, तो वो चीज़ें हम कवर कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अभी फिलहाल सेंटर करके हम पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है बैकग्राउंड इमेज लगाने का, हम ये भी तो लगा सकते थे टैग से। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे डिव बनी हुई है, अब डिव के अंदर भी तो हम कोई चाइल्ड लगा सकते हैं ना। मैं इसके अंदर कोई भी हेडिंग लगाऊं, पैराग्राफ लगाऊं, इस इमेज के ऊपर अगर हमने कुछ लिखना हो तो वो फिर वो भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ये ऊपर आ जाती है इसके हेडिंग, ठीक है। बाकी फॉन्ट साइज या हम स्टाइल तो वो कर ही सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी सर। अच्छा, ये तो हमारे पिक्चर्स वाला वगैरह का टॉपिक जो था ना, ये तो कवर हो गया। इसमें इमेजेस मैंने जो आपको करवानी थी उसी पे ही वो लेआउट्स, मेरा ख्याल है यहाँ पे पिक्चर वाली शायद एक ही है लास्ट पे। तो आप वो एक दो और अपने अकॉर्डिंग से ना लेआउट्स निकाल के आपने बनानी है। एक ये वाली लेआउट थी, इसके ऊपर जैसे ये कंटेंट आ रहा है ना यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इसी पिक्चर के ऊपर, तो ये एज अ बैकग्राउंड लगी हुई है। और जो नीचे पिक्चर है इसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं है, इसको हम एज अ टैग इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो इधर हम टैग ही यूज करेंगे। ये डिफरेंस होता है अक्सर हर वेबसाइट में। जिसके ऊपर कंटेंट आ रहा है वो बैकग्राउंड में लगाओ, और जिसके ऊपर कंटेंट नहीं आ रहा या फिर जो एक स्टैटिक पिक्चर है तो उसमें हम वो लगा सकते हैं टैग इमेज। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास एक था डिस्प्ले का टॉपिक, ठीक है। अब मैं आपको वो भी करवा देता हूँ, इसी के नीचे ही हम वो भी कर लेते हैं, ताकि कि मैं फाइल शेयर कर दूंगा ना आपको तो उसमें एग्जांपल्स भी पड़ी होंगी। अच्छा, अब डिस्प्ले क्या चीज़ है। HTML में ना मतलब बहुत से एलिमेंट्स हैं जो उसने, कुछ एलिमेंट होते हैं ब्लॉक, ठीक है, कुछ एलिमेंट होते हैं इनलाइन। और इसके बाद पहले मैं इन दोनों का आपको बताता हूँ, ठीक है। अब HTML ने जो भी टैग बनाया है ना, जैसे अभी तक हमने पैराग्राफ यूज़ किया है, इमेज यूज़ किया है और डिव यूज़ किया है, H1 H2, ये सारे टैग्स हैं। इन इनको कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो अब हमें कैसे आइडिया होगा कौन सा ब्लॉक है कौन सा इनलाइन है। अब उसके लिए ये होता है कि जो ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, ठीक है, वो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन, ठीक है। अब उनके एग्जांपल्स में हम क्या देखते हैं कि जैसे पैराग्राफ हमने कल किया है, मैं एक एक छोटा सा वर्ड लिखा है मैंने, ठीक है, और मैंने चार पांच पैराग्राफ बनाए हैं इसके, ये सेम एज इट इज, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो आप ये देखो हर दफा वो एक नई लाइन बना रहा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे भी तो स्पेस थी ना, इधर भी तो आ सकता था। कल हमने डिव का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो डिव भी नीचे ही बॉक्स बन रहा था, उससे आगे नहीं आ रहा था, ठीक है। अब क्यों होता है इस तरह, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम इनका बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं CSS से, जो कि इनलाइन हम इसको बना देंगे। अब इनलाइन कौन सा एलिमेंट होता है, जो कि हमेशा एक ही लाइन में होता है, ठीक है, और जो लास्ट वर्ड होता है उसी से आगे आ जाता है, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेम लाइन, ठीक है, और आगे आ जाता है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के सामने होते हैं, और वो उनकी एग्जांपल्स हम कैसे देख सकते हैं। जैसे अभी 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 मैंने आपको एक इमेज का टैग करवाया है, ठीक है। तो हम अगर चार पांच इमेजेस एक साथ लगा देते हैं ना, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, ये एक उसने लिंक लगा दिया, मैं इसको दो तीन चार इमेजेस इकट्ठी लगा देता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, पहले एक बॉक्स आया है, ठीक है, फिर सेकंड बॉक्स आ गया, उसके साथ आया नेक्स्ट लाइन में, लेकिन अब थर्ड वाले को आगे स्पेस नहीं मिल रही थी इसलिए वो नीचे आ गया। मैं इनकी ना विड्थ थोड़ी सी कम करके दिखाता हूँ आपको।
स्टाइल विड्थ 200 पिक्सल, मैंने सबकी विड्थ 200 पिक्सल कर दी है। अब ये क्या हो रहा है कि ये सारी एक लाइन में ही आ रही हैं। अब ये हमें आइडिया हो रहा है कि ये खुद से ही एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है। तो अब ये तो पता हमें चल गया कौन सा इनलाइन है और कौन सा ब्लॉक है। ठीक है, ये इंटरव्यू में भी अक्सर पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो अक्सर किसी भी टैग का नाम ले लेते हैं कि अब एक पैराग्राफ का टैग है या H1 का है, तो ये इनलाइन है या ब्लॉक है, तो इस तरह भी वो अक्सर पूछ लेते होते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको टैग्स का भी आइडिया होता जाएगा कि कौन सा इनलाइन है। अब हम मेन चीज़ क्या है कि हम इसका चेंज कर सकते हैं बिहेवियर। ठीक है, वो भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी के साथ, ये CSS की प्रॉपर्टी है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, कल की तरह जैसे हमने वो बनाए थे बॉक्स, या फिर अभी मैंने पैराग्राफ भी बनाया है, इनको मैंने शो करवा दिया और ये क्या हो रहा है, ब्लॉक एलिमेंट एक ही न्यू लाइन में स्टार्ट हो रहे हैं हमेशा। अब मैं क्या करूँगा, इनको स्टाइल दूंगा सारे पैराग्राफ्स को। ठीक है, स्टाइल दे के मैंने लिख दिया डिस्प्ले। पहले तो ये ऑलरेडी ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक करने का फायदा नहीं होगा, मैं इनको कर दूंगा डिस्प्ले इन लाइन। जिस जिस को लाइन में लेकर आना है तो वो सबको मुझे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी डिस्प्ले इन लाइन। ठीक है। अब क्या होगा कि ये सारे इनलाइन एलिमेंट बन गए हैं और एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब इनका बिहेवियर हमने खुद से चेंज कर दिया। सही है। सेम सीक्वेंस ब्लॉक के साथ भी होता है कि हम उनका भी चेंज करके बिहेवियर, उनको भी जो इनलाइन जैसे इमेजेस हैं इसको भी मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, तो वो एक ही हर दफ़ा न्यू लाइन में आ जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज़ तो ये होगी, कल एक और इनमें मसला आता है कि अगर तो जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, ये विड्थ हाइट एक्सेप्ट, इनलाइन एलिमेंट ये विड्थ हाइट एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, हम इधर मैं इधर लिख देता हूँ, कैन नॉट एक्सेप्ट विड्थ एंड हाइट। ठीक है, विड्थ एंड हाइट एक्सेप्ट नहीं करते। और भी दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक मार्जिन टॉप भी है जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करते इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है। अब उनकी क्या रीज़न है कि ये एक मतलब लाइन में ही आके ना हम इनको चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज करके बाद में हम इनको विड्थ हाइट देंगे। कल वाले टास्क में भी हमने एक डिव बनाई थी, मैं एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको इसकी कि वो कैसे वर्क करता है। विड्थ मैंने दे दी 200 पिक्सल। ठीक है, कल वाला वो बॉक्स बना रहा हूँ जैसे हमने कल किया था। 200 पिक्सल की हाइट दे दी। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ग्रीन पास कर दिया या ग्रे, कुछ भी। अब सेम मैंने तीन चार बॉक्स बनाए हैं। ठीक है, मैं इनके कलर्स चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये अब चेंज हो गया। ये देखो, अब मैंने चार बॉक्स बनाए हैं, तो उसने क्या किया है, उनको सारे सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो एक एक ही लाइन में, मतलब न्यू लाइन में आ रहे हैं हमेशा नीचे नीचे। तो अब मैं इनको अगर इनलाइन कर दूं तो ये एक लाइन में आने चाहिए ना। मैंने सबको प्रॉपर्टी ऐड कर दी यहाँ पे, डिस्प्ले इनलाइन। जैसे पैराग्राफ एक लाइन में आया तो ये भी आने चाहिए थे, लेकिन ये एक लाइन में नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये विड्थ हाइट छोड़ देते हैं, यानी विड्थ भी नहीं मिल गेट करते, हाइट भी नहीं पिक करते। ठीक है। तो अब ये चीज़ तो हमें चाहिए ना कि मैं डिव को भी इनलाइन करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँ? तो वो अब इसका हल ये है कि हम इसको इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। एक ब्लॉक है, एक इनलाइन है, और एक इनको मिक्स करके भी एक प्रॉपर्टी उन्होंने जनरेट की हुई है। ठीक है। अगर इनलाइन की बजाय मैं इनको इनलाइन ब्लॉक ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि ये तो एक इनलाइन भी बन जाएगा और ब्लॉक के अकॉर्डिंग ये विड्थ हाइट भी एक्सेप्ट कर लेंगे, मार्जिन टॉप भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये सारे एक लाइन में आ रहे हैं। ठीक है। तो ये फायदा होता है हमारा इसमें इनलाइन में, इनलाइन ब्लॉक में। ठीक है। अक्सर ये डिफरेंस किसी को नहीं पता होता कि वो मतलब इनलाइन ब्लॉक क्यों लगाते हैं, या तो हम यही काम इनलाइन से भी ले सकते हैं। तो वो इनकी ड्रॉबैक्स की वजह से ही हम ये चीज़ करते हैं, ये जो विड्थ हाइट और मार्जिन टॉप होता है। ठीक है।
अब ये भी एक डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट भी हो गया। एक और चीज़ थी कि हम होवर इफेक्ट कैसे लगाते हैं, वो भी छोटी सी है, इनमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जाते हैं, किसी पे भी लगा देते हैं, जैसे ये मैंने पैराग्राफ्स बनाए हैं ना, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इनको मैंने होवर इफेक्ट लगाना है। अब होवर इफेक्ट के लिए तो हमें वो करनी पड़ेगी इंटरनल सीएसएस, जो हम ऊपर करते हैं। मैं वो भी आपको ना एक आइडिया बता देता हूँ इसमें। ठीक है, अब इंटरनल सीएसएस में हम क्या करते हैं कि हम अभी इनलाइन कर रहे थे ना, यही सारा इस प्रॉपर्टीज मैं इधर से रिमूव करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐड करूंगा एक क्लास, जैसे कि मैंने लिख दिया कि ये पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, सेम क्लास मैंने एक ऐड कर दी इन चारों पांचों पैराग्राफ्स को। अब मैं यूज करूंगा यही क्लास ऊपर जाके ना, सबसे ऊपर हेड में आपने इधर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करना है। ठीक है, अब हम इधर मैं लिख देता हूँ वैसे, इंटरनल सीएसएस इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम नीचे क्लास ऐड करके स्टाइल सारा ऊपर किया करेंगे यहाँ पे। उसके उसके लिए क्या होता है कि हमने क्लास अगर लिखी हुई है ना, तो डॉट पैराग्राफ, हमने वही नाम कॉल करना है जो मैंने नीचे यहाँ पे दिया था क्लास के अंदर। ठीक है, इधर। तो अब वो अगर ऊपर एक्सेस करेंगे, इधर आपने लगा देना कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक बन गया ना, ये ब्लॉक उस पैराग्राफ का स्टाइल यहाँ पे हम करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज हमने वहां देनी थी इनलाइन, तो वो हम इधर ही अप्लाई किया करेंगे, वो उनको खुद ही मिल जाएगी। ठीक है, अब कैसे होगा कि अगर मैं कलर ऐड करता हूँ रेड, ये टेक्स्ट का कलर हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने किया था ना, वो बैकग्राउंड में ऐड होता है। अच्छा, ये सब का कलर उसने खुद ही रेड कर दिया है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया था ना कलर रेड, तो वो रेड हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपको एक ये भी समझ आ गई है कि हम इंटरनल सीएसएस कैसे करते हैं। क्लास आपने सिर्फ नीचे लगानी है और ऊपर आके आपने उसको इस तरह से स्टाइल कर देना है। ठीक है, अब होवर ये होता है कि मैं जैसे ही इस पे माउस लेकर जाऊं, ठीक है, किसी भी नाम पे माउस लेकर जाऊं, तो वो उसका इफेक्ट चेंज होना चाहिए, या तो मैं उसका साइज चेंज कर दूं या फिर माउस का कलर चेंज कर दूं। तो माउस जाने पर कोई अप्लाई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो ना, तो फिर हम होवर लगाते हैं। अब वो हम करते हैं पैराग्राफ, जो भी नाम था ना जिसको हमने लगाना है होवर, उसको पहले कॉल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लगा देना है होवर, कॉलन लगा के। ठीक है, जैसे ही होवर लगाएंगे, फिर हमने इसकी वो वाली प्रॉपर्टी बतानी है जो मैंने चेंज करनी है। रेड था, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, या फिर कोई और भी कलर कर सकते हैं। अब ये देखो, मैं जैसे ही जिस जिस टेक्स्ट पे होवर लेके जा रहा हूँ ना, माउस लेके जा रहा हूँ, तो वो ग्रीन हो रहा है। इस पे करूंगा ये ग्रीन हो जाएगा, इस पे करूंगा ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसको हम होवर इफेक्ट कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, आगे इस पे भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें हमने बनानी है एनिमेशंस पे, और होवर इफेक्ट्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं आजकल वेबसाइट्स में। तो उनमें हम डिटेल से कर लेंगे, फिलहाल ये बेसिक सा होवर मैंने आपको बता दिया कि इस तरह लगता है। ठीक है, तो ये हमारा होवर इफेक्ट वगैरह भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गया। अब मतलब आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वो पूछ लें। ये समझ आ गई है सबको? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था। जी जी। सर, ये जो ग्रिड है, ये हम सीएसएस से करेंगे या फिर ये सिर्फ बूटस्ट्रैप से ही करेंगे डायरेक्ट? नहीं, ग्रिड में आपको एक तो इसमें भी करवाऊंगा, सीएसएस में। ठीक है, फिर बूटस्ट्रैप में भी करेंगे, ताकि दोनों का डिफरेंस वो पता चल जाता है ना। सीएसएस में भी ये यूज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है वैसे। ये फ्लैक्स के बाद हमने ग्रिड का टॉपिक भी करना है, और जो रिस्पॉन्सिव पॉइंट्स होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, वो वहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है, बाकी ये आज के लेक्चर की समझ आ गई है ना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह ये शेयर कर देता हूँ।
चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। और भी कोई आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ लेना मेरे से पर्सनली, ठीक है।